हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच टेक कॉमर्स। मेरा नाम है हर्षमित कौर एंड मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर। सो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो का नाम है, मतलब टॉपिक का नाम क्या है? एग्रीकल्चर। जैसे कि आपको पता है चैप्टर सेकेंड हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम क्या है? इंडियन इकोनॉमी। सो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हमने इकोनॉमिक सिस्टम को जान लिया, अलग अलग प्रकार के इकोनॉमिक सिस्टम को जान लिया। हमने देख लिया कि हमारी जो इंडिया है वो मिक्स्ड इकोनॉमी पर चलती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया जो हमारे इंडियन प्लानर्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने 5 ईयर प्लान्स लेकर आए हमारे इंडिया में, ठीक है। ये सभी चीज़ें मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। अब जो इंडियन प्लानर्स हैं उन्होंने क्या किया? इंडियन प्लानर्स बेसिकली हमारी गवर्नमेंट ही है जो हमारी कंट्री के फायदे के लिए अलग अलग पॉलिसीज लेकर आती थी। तो जैसे ही ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री से गए, हमारी इंडिया फ्री हो गई, मतलब हमारे इंडिया को फ्रीडम मिल गया, आज़ाद हो गया हमारा इंडिया। देन उसके बाद जो हमारे प्लानर्स हैं, हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने सोचा कि सबसे पहले हमें जो एग्रीकल्चर की बुरी हालत हो रखी है ना इंडिया में, वो सही करना है। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम लोग जो हैं इंडिया के वो उस टाइम पर एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंडेंट थे, है ना। एंड ब्रिटिशर्स के आने के बाद ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरा तहस नहस कर दिया। तो हमारे जो प्लानर्स हैं, हमारी गवर्नमेंट, उन्होंने सबसे पहले यही सोचा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को सही किया जाए, ठीक है। इसलिए इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या देके रखा है? इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न दैट देयर वाज नीदर ग्रोथ नॉर इक्विटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। मतलब जब कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए थे, तब ना ही हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई ग्रोथ हो रही थी और ना ही कोई इक्वेलिटी थी, ठीक है। आया समझ में? At the time of independence, the land tenure system was characterized by intermediaries like zamindars who merely collected rent from the actual tillers of the soil। बोला जा रहा है इंडिपेंडेंस के टाइम पे, मतलब जब हमारा भारत आजाद हो रहा था, तब हमारी कंट्री में क्या था? लैंड टेनर सिस्टम था, मतलब जमींदारी सिस्टम, जो कि मैं प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। जिसमें जो इंटरमीडिएरीज थे, जिन्हें हम जमींदार बोलते हैं, वो क्या करते थे? वो फार्मर से पैसा कलेक्ट करते थे एंड जाके ब्रिटिशर्स को दे देते थे, ठीक है। एंड यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है कि कलेक्टेड रेंट, वो रेंट कलेक्ट करते थे, जिससे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? लगान बोलते हैं। फार्मर से लगान कलेक्ट करते थे एंड ब्रिटिशर्स को जाकर दे देते थे। एंड उन फार्मर्स को हम टिलर्स भी बोलते हैं। टिलर्स कौन होते हैं? जो कि लैंड का यूज करके वहां पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, खेती बाड़ी कर रहे होते हैं, उन्हें हम टिलर्स बोलते हैं। सो बेसिकली जमींदारी सिस्टम में क्या होता था? जमींदार जो रहते थे, जो कि इंटरमीडिएरीज थे, वो टिलर से क्या करते थे? रेंट कलेक्ट करते थे एंड जाके ब्रिटिशर्स को दे देते थे, ठीक है। देन उसके बाद द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर फोर्स्ड इंडिया टू इंपोर्ट फूड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब क्या हुआ? अब एग्रीकल्चर सेक्टर में गिरावट आने लगी, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में लो प्रोडक्टिविटी होने लगी। मतलब क्या है? अगर एक फील्ड है, उसकी क्षमता कितनी है? उसकी क्षमता है कि वो 100 किलो गेहूं उगा पाए, लेकिन एक्चुअल में इस फील्ड में सिर्फ और सिर्फ 10 किलो गेहूं ही उग पा रहे थे। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? लो प्रोडक्टिविटी, ठीक है। समझ में आया? तो जब लो प्रोडक्टिविटी होने लगी तो इससे क्या हुआ? जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां से हमारे इंडिया के खाने पीने के लिए, फूड के लिए सामान इंपोर्ट होने लगा, ठीक है। आया समझ में? द एग्रीकल्चरल सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्क फोर्स with approximately 70 to 75%. So agriculture development was forced right from the first 5-year plan. बोला जा रहा है जैसे कि हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में 70 to 75% लोग काम करते थे, इसलिए हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने सबसे पहले इसी सेक्टर को सुधारने की कोशिश करी, वो भी फर्स्ट 5-year प्लान पर, ठीक है। मतलब फर्स्ट 5-year प्लान जो हमने देखा था उसमें सबसे पहला ही मोटिव ये था कि हम एग्रीकल्चरल सेक्टर को सुधारें, ठीक है। ये प्लान बेसिकली किसके लिए लाया गया? एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार करने के लिए लाया गया, ठीक है। आया समझ में? चलिए,
अब देखते हैं फीचर्स प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अब हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने सोचा एग्रीकल्चर सेक्टर को सुधारा जाए, लेकिन सबसे पहले सुधारने से पहले हमें ये भी तो जानना होगा कि उसमें कमी क्या है, उसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में कहाँ प्रॉब्लम है जो हमें सुधारनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। फॉलोइंग वर सम ऑफ द मेन फीचर्स और प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर बिटवीन 1950 एंड 1990, मतलब 1950 से लेके 1990 तक एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स रही हैं उस बारे में हमें यहाँ पे दे के रखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, लो प्रोडक्टिविटी, जिसके बारे में जस्ट अभी मैंने आपको बताया। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज नोन फॉर इट्स लो प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ नॉलेज वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैग्नेशन इन दिस सेक्टर। बोला जा रहा है लोगों को पता ही नहीं था कि मतलब क्या वो ऐसी बेहतर टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, क्या वो ऐसे अच्छे उपाय कर सकते हैं, उनको नॉलेज ही नहीं थी कि क्या करा जाए जो प्रोडक्टिविटी है लैंड की वो बढ़ जाए। इसलिए जब नॉलेज नहीं होगी किसी चीज की तो ऑफ कोर्स उसमें नुकसान होगा ही होगा, ठीक है। आया समझ में? अगर आपको नॉलेज नहीं है कि आपके पेपर में या पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, पेपर में क्या क्या आने वाला है, क्या आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे, नहीं, तो लैक ऑफ नॉलेज सबसे बड़ा रीजन था जिस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में लो प्रोडक्टिविटी थी, ठीक है। ये सबसे पहला प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसका मतलब क्या है, इट रिफर्स टू अ स्टेट इन विच मोर पीपल आर एंगेज्ड इन वर्क दैन आर रियली नीडेड। बोला जा रहा है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि एक काम को करने के लिए जितने लोगों की जरूरत पड़ती है उससे ज्यादा लोग वहां पे काम कर रहे हैं। जैसे एक फील्ड में जो भी गेहूं वगैरह उगाना है उसके लिए 2 लोग सफिशिएंट हैं, लेकिन 10 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो 10 लोग काम करेंगे तो इससे क्या होगा, 10 लोग काम करेंगे तो जो पैसा आएगा वो 10 लोगों में बटेगा और हर एक इंसान को कम शेयर मिलेगा, ठीक है। आया समझ में? देयर वर वेरी हाई इंसिडेंट्स ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द सेक्टर ड्यूरिंग 1950 to 1990। मतलब इस टाइम ड्यूरेशन में क्या था, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट थी, मतलब एक ही सेक्टर में भर भर के लोग घुसे पड़े थे, और भी चीजें करते तो उनको वहां पे फायदा होता, लेकिन एक ही सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में भर भर के लोग वहां पे लगे हुए थे, ठीक है। आया समझ में? हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। तीसरी प्रॉब्लम क्या बताई जा रही है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फार्मर्स वगैरह थे वो सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल पे ही डिपेंडेंट थे, ठीक है। ड्यू टू पुअर एग्रीकल्चर टेक्निक्स फार्मर depended largely on rainfall. There was minimum growth of this sector in the year that receives the least rainfall. क्या बोला जा रहा है कि क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर की जो टेक्निक्स थी, एग्रीकल्चरल टेक्निक्स थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ठीक है। इस वजह से जो फार्मर थे वो बेसिकली रेनफॉल पे ही डिपेंडेंट रहते थे, पानी के लिए उनका जरिया क्या था, रेनफॉल ही था। देयर वाज मिनिमम ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर इन द ईयर दैट रिसीव द लीस्ट रेनफॉल। बोला जा रहा है जिस साल कम बारिश होती थी तो इस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता था, नुकसान होता था। ज़्यादा जो गेहूं वगैरह, ज़्यादा क्रॉप्स वगैरह उगाए नहीं जाते थे क्योंकि पानी नहीं आ रहा है तो कहां से उगेंगे, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज को उगाने के लिए पानी की तो जरूरत पड़ती ही थी। समझ में आया? तो ये तीसरी प्रॉब्लम थी। देन उसके बाद सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब ये क्या है, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ओनली फॉर वंस ओन यूज विदाउट एनी सरप्लस फॉर ट्रेड। बोला जा रहा है एक प्रॉब्लम ये भी थी कि जो भी फार्मर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते थे ना वो सिर्फ और सिर्फ उतनी ही चीजें उगाते थे, उतने ही क्रॉप्स पल्सेस उगाते थे जिसको वो यूज कर पाए। मतलब वो इतना ज्यादा नहीं उगाते थे जिससे वो खुद के लिए भी रख ले और मार्केट में जाके बेच भी दें, ठीक है। अगर बेच नहीं रहे हैं तो कमाएंगे कैसे, उनका सिर्फ यही मोटिव रहता था कि हम उतना उगा लें जिससे हमारा घर चल जाए, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। देयर वर ऑल्सो वेरी हाई इंसिडेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। मतलब ज्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी फार्मर्स लगे हुए थे उनका मेन मोटिव सिर्फ यही था कि हम इससे अपना घर पाल लें, किसी को नहीं पड़ी थी कि हम ज्यादा उगा लें ताकि हमें भी फायदा हो जाए, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी। देयर वर मैनी ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजीज एंड हार्वेस्टिंग मशीन्स। मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था जो कि किसी काम की नहीं थी, ठीक है, एंड पुरानी मशीन्स का भी यूज किया जाता था। हार्वेस्ट
हार्वेस्टिंग वॉज जनरली डन मैनुअली एंड वॉज वेरी टीडियस। बोला जा रहा है कि जो हार्वेस्टिंग की जाती थी वो बेसिकली मैनुअली होती थी, मतलब हाथ से ही करी जाती थी और बहुत ही टीडियस थी, मतलब टाइम कंज्यूमिंग थी। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम हो गई। चलिए नेक्स्ट, कंफ्लिक्ट बिटवीन टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड्स मतलब जो लैंड के ओनर्स हैं, ठीक है, और टेनेंट बेसिकली वो फार्मर्स जो इनकी जो मतलब जैसे कि ये लैंड है, ठीक है, उसके ओनर को क्या बोला जाएगा? लैंडलॉर्ड। अब जो यहाँ पे काम कर रहा है उसको यहाँ पे टिलर्स बोलेंगे या फिर हम फार्मर्स बोलेंगे। तो बोला जाता है कि यहाँ पर होता क्या था, जो जमीन का ओनर रहता था ना वो फार्मर्स रखता था, मतलब फार्मर्स जो है वो ओनर से क्या करते थे, लैंड को ले लेते थे ताकि यहाँ पे वो क्रॉप्स वगैरह उगा पाए। ठीक है, आया समझ में। अब किसी और की लैंड यूज कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स कुछ कीमत तो चुकानी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होता था, लैंडलॉर्ड जो है वो फार्मर से भर भर के किराया लेते थे उनकी लैंड यूज करने के लिए। ठीक है, आया समझ में। फार्मर्स वर ऑफन अ पार्ट ऑफ द क्रिटिकल कॉन्ट्रैक्ट दैट बाउंड देम टू देयर लैंडलॉर्ड्स। एक कॉन्ट्रैक्ट बनता था जिस वजह से फार्मर्स को लैंडलॉर्ड को रेंट पे करना होता था लैंडलॉर्ड की जमीन यूज करने के लिए। ठीक है, आया समझ में। लैंडलॉर्ड्स यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ह्यूज अमाउंट्स ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम फार्मर्स एंड डिप्राइव्ड देम ऑफ देयर नेसेसिटीज। बोला जा रहा है कि जो लैंडलॉर्ड थे ना वो फार्मर से भर भर के इंटरेस्ट लेते थे, भर भर के रेंट लेते थे, जिस वजह से नुकसान किसका होता था? फार्मर्स का ही होता था। ठीक है, नेक्स्ट फिर उसके बाद स्मॉल लैंड होल्डिंग, एक और प्रॉब्लम। Most of the land holding of the farmer were very small. Small land holding is a hindrance in the process of agriculture growth as farming can be carried out by only labor intensive techniques. That means use of machine become difficult. बोला जा रहा है कि जो फार्मर्स थे ना उनके पास बहुत ही स्मॉल छोटी छोटी लैंड थी। अब छोटी लैंड है, बस छोटा सा एरिया है, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ वो क्या कर सकते थे? लेबर इंटेंसिव टेक्निक को ही अपना सकते थे। ठीक है, बड़ी बड़ी मशीन्स का वहां पे यूज कर ही नहीं सकते थे क्योंकि वहां पे इतनी जगह ही नहीं होती थी कि बड़ी बड़ी मशीन्स को लाया जाए एंड उसके बाद चीजें करी जाए। ठीक है, आया समझ में। मोर ओवर फार्मर यूज देयर प्रोड्यूस विच इज ऑब्वियसली लेस ड्यू टू स्मॉल होल्डिंग मोर फॉर देयर ओन यूज रेदर फॉर सेल इन द मार्केट। क्या बोला जा रहा है कि फार्मर्स क्या करते थे, फार्मर्स जो है जो भी फार्मिंग वगैरह करते थे, जो भी वहां पे उगाते थे वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही सफिशिएंट होता था। ठीक है, अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक को अपना रहे हैं, ज्यादा अच्छे से प्रोडक्शन तो होगा नहीं, ज्यादा अच्छे से क्रॉप्स वगैरह उग नहीं पाएंगे क्योंकि अच्छी खासी मशीन्स का तो यहाँ पे यूज नहीं हो रहा। तो कम अमाउंट ऑफ क्रॉप्स निकल के आते थे, गेहूं वगैरह कम जो भी उन्होंने उगाया वो कम अमाउंट में ही निकल के आता था, जो सिर्फ और सिर्फ उनके घर के लिए ही सफिशिएंट होता था, मार्केट में बेचने के लिए सफिशिएंट होता ही नहीं था। ठीक है, आया समझ में। तो यहां पर क्या देके रखा है, विच इज ऑब्वियसली लेस ड्यू टू स्मॉल होल्डिंग। अब देखो छोटी जमीन है जिसपे लेबर इंटेंसिव टेक्निक को अपनाया जा रहा है, अच्छे से प्रोडक्टिविटी हो नहीं रही है, अच्छे से क्रॉप्स उग नहीं रहे, कम अमाउंट में क्रॉप्स उग रहे हैं, तो ऑब्वियसली कम अमाउंट ऑफ क्रॉप्स उग रहे हैं तो वो खुद के लिए ही यूज करेंगे। ठीक है, ना कि मार्केट में जाके बेच देंगे, मार्केट में बेच देंगे तो खुद क्या खाएंगे। ठीक है, आया समझ में। चलिए, तो ये एक और प्रॉब्लम थी। अब ये प्रॉब्लम्स देख ली, अब प्रॉब्लम्स को सुधारना भी तो था। अब सुधारने के लिए जो इंडियन प्लानर्स थे वो कुछ पॉलिसीज यहाँ पर लेकर आए, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे सुधारा जाए उस वजह से उन्होंने कुछ पॉलिसीज इंडिया में लेकर आए। ठीक है, पॉलिसीज फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। The measure undertaken to promote the growth in the agriculture sector can be broadly characterized as land reform and green revolution. बोला जा रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने दो पॉलिसीज लेकर आए। पहले का नाम क्या है? लैंड रिफॉर्म्स, एंड दूसरे का नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, लैंड रिफॉर्म की बात करें तो इसका मतलब क्या है? इन्वॉल्व्स चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग थ्रू एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज एंड लैंड सीलिंग। मतलब लैंड रिफॉर्म में उन्होंने क्या बोला कि जो भी लैंड होल्डिंग है, ठीक है, उसमें से इंटरमीडिएरीज को हटा दिया जाए। ठीक है, लैंड होल्डिंग की जो ओनरशिप है, ठीक है, लैंड जो ओन कर रहा है उसमें से इंटरमीडिएरीज मतलब जमींदार
का रोल बिल्कुल पूरे तरीके से नष्ट कर दिया जाए। लैंड रिफॉर्म में ये बोला जा रहा था, मतलब लैंड रिफॉर्म इसके लिए बेसिकली लाए गए थे, ठीक है। देन उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या बोला जा रहा है, रिफर्स टू लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू यूज ऑफ HYV सीड्स। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन पॉलिसी में ये बोला जा रहा था कि हमें क्या करना है, फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, वो भी HYV सीड्स का यूज करके, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज करके, ठीक है। क्लियर हुआ। अब ये जो दो पॉलिसीज है ना, इसको हम डिटेल में समझेंगे। कब समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक आपको समझ में आया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, उसको सुधारने के लिए कौन सी दो पॉलिसी लेकर आए गए। अब इन पॉलिसीज को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, ये वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।